अजगर बनाऊंगा। ऐसे अहीर, जैसे जाट, जैसे गुजर और ऐसे राजपूत, बाकियों को हम अपने आप निगल जाएंगे। उसके बाद चौधरी देवीलाल हरियाणा से कोई चुनाव नहीं जीत पाए। एक चुनाव अपने जीवन में वो शिखर से जीते। तो मैं गफलत ना करते, गफलत की है, मैं मानता हूँ। मेरी टिकट कटी गोहाना से, मैं 50,000 से चुनाव जीतता। जोगीराम सियाग बरवाड़ा से हमारे कैंडिडेट थे, वो चुनाव जीतते, वो जेजेपी में जाके जीत गए। हमारे सोमवीर सांगवान दादरी से जीतने वाले कैंडिडेट थे, हमने टिकट नहीं दी, वो इंडिपेंडेंट जीत गए। हमारे रणधीर गोलन कुंडरी से जीतने वाले कैंडिडेट थे, हमने टिकट नहीं दी, वो इंडिपेंडेंट जीत गए। अगर पार्टी गलती करेगी तो उसका खामियाजा भुगतेगी। हमने बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि पिछली बार बीजेपी ने टिकटों में गफलत की और मेरी टिकट कटी, इस बार बीजेपी को गफलत नहीं करने देंगे। और क्या क्या कहा है रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा के सांसद ने, आइए दिखाते हैं। कि काफ़ी लंबे समय तक ओबीसी कांग्रेस का वोट रहा है, लेकिन हम इस अभियान में, मैं पर्टिकुलरली 1975 में सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी के समय संपर्क में आया और तब हमारी समझ में सारी कांग्रेस की नीतियां आई। बहुत ही प्रखर सोशलिस्ट लीडर थे, लोहिया जी के साथी थे कर्पूरी जी, और बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री रहे और बहुत ही डायनामिक लीडर थे। उनके संपर्क में आया, हमारी समझ में बात आई कि पिछड़े वर्गों का उद्धार कैसे हो सकता है, और हम लगातार इस कैंपेन में लगे रहे कि जब तक आंख बंद करके बैकवर्ड क्लासेस के लोग, दलित वर्ग के लोग कांग्रेस को वोट देते रहेंगे, तब तक इनका उद्धार होने वाला है नहीं। क्योंकि कांग्रेस की नीतियां थी, बजाय इनके हाथों को काम देना, बजाय इनके सामाजिक सम्मान के लिए इनके लिए कोई योजना बनाना, इनको सब्सिडाइज्ड जीवन देके और इनको सब्सिडी के ऊपर आधारित करके वोट बैंक के रूप में रखा जाए। अगर ये मर गए तो तुम्हें वोट कौन देगा, और अगर जी गए तो वोट क्यों देंगे, इसलिए ना जीने दो ना मरने दो इनको। कांग्रेस की ये पॉलिसी रही, तुम्हें 3 रुपये किलो चावल दे देंगे, 2 रुपये किलो आटा दे देंगे, 12 रुपये किलो जाल दे देंगे, 15 रुपये लीटर मिट्टी का तेल दे देंगे, आपकी लड़की की शादी होगी तो कन्यादान की राशि दे देंगे, बच्चे स्कूल में जाएंगे तो दोपहर का भोजन दे देंगे। ये कांग्रेस की नीतियाँ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आने के बाद ये नारा लगाया कि सब्सिडी एक सहारा तो है, लेकिन सब्सिडी समाधान नहीं है। मैं लंगड़े को लाठी के सहारे नहीं चलाना चाहता, मैं लंगड़े को टांग लगाना चाहता हूँ ताकि वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाए। और आज ये पूरे देश के ओबीसी और दलित वर्ग के दिमाग में ये बात आ चुकी है कि आप लोगों का, हमारा, अगर शैक्षणिक उत्थान, सामाजिक उत्थान, राजनीतिक उत्थान, प्रशासनिक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी अगर कहीं मिल सकती है सम्मानजनक तरीके से, तो बीजेपी की नीतियों में मिल सकती है। एक किसान वर्ग है जिसे दूसरी सेंस हम कहें कि हमारा खासकर हरियाणा से जाट बहुल्य क्षेत्र है जी, उसको आप दरकिनार कर रहे हैं, और वो उसको कैसे करने के लिए? नहीं। एक ये पैटर्नाइज हो गया, आप बैकवर्ड के हो गए, और खासकर बीजेपी तो जनरल कैटेगरी की मानी जाती थी, इस तरह की शहरी पार्टी मानी जाती थी, और आप बैकवर्ड की मानी जाने लगी। बीजेपी दरकिनार करेंगे आप, वोट बैंक ऐसा है, मेरी बात सुनो। आपने एक शब्द की प्रयोग किया है, दरकिनार। भारतीय जनता पार्टी किसी भी वर्ग को दरकिनार करके नहीं चलती है। प्रत्येक वर्ग राष्ट्र का प्रमुख अंग है, और किसान हमारे देश का सबसे सम्मानीय वर्ग है, जो पूरे देश के लिए अन्न का उत्पादन करता है, उत्पादक करता है। मेहनती हमारे देश का किसान। और जब से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई और आरंभ में हमारी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास याद दिलवा देता हूँ। कांग्रेस के शासन में कृषि ऋण के ऊपर 24% ब्याज था, सोसाइटी से लोन मिलता था, और अगर 500 रुपये का डिफाल्टर हो जाता कोई लोन का किसान, तो उसको तहसील की हवालात में बंद कर दिया जाता था। थाने से अलग हवालातें थी, और थाने की हवालात का तो हैबियस कॉर्पस एक्ट लागू था, बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून, कि किसी भी अपराधी को बंद करेंगे तो 24 घंटे में बताना पड़ेगा इसको क्यों बंद किया है, पेश करना पड़ेगा अदालत को। लेकिन किसान के लिए कोई बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून लागू नहीं था। वो 500 रुपये का डिफाल्टर भी जब तक 500 रुपये का इंतजाम नहीं कर पाता, 20-20 दिन तक हवालात में पड़ा रहता था, और वो 24% ब्याज देता था। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने और सरदेव राजनाथ सिंह जी देश के कृषि मंत्री बने, उस समय किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की भारतीय जनता पार्टी ने।
उस लोन को 24% को 7% पर। इतिहास के अंदर जब से देश आज़ाद हुआ, किसान के खाते में आम उपयोग के लिए उसको ज़रूरत अगर पड़ती है, बीच में खाद खरीदना है, पेस्टिसाइड खरीदना है और कोई सामान खरीदना है, 2000 रुपये प्रत्येक 4 महीने के बाद 6000 रुपये डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत कभी इतिहास में किसान के खाते में नहीं आया। ये मोदी सरकार के समय ये सारी शुरुआत हुई है। इतने बड़े किसान आंदोलन, नेशनल लेवल का किसान आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय किसान आंदोलन था, और उसके बाद आपने बैकआउट किया, क्या वो किसान आपको ओन करेगा आने वाले 2024 में? देखिए मेरी बात, और सेंटर में मैं आपको बताता हूँ, जो इतना मुखर होकर आपके खिलाफ बोला। आज जो हरियाणा के अंदर जो परिस्थितियाँ पैदा हुई, किसान राजस्थान में भी है, किसान नॉर्थ ईस्ट में भी है, किसान साउथ में भी है। यह आंदोलन दिल्ली और एनसीआर के आसपास बहुत ही प्रायोजित तरीके से जो देश विरोधी ताकतें थी उन द्वारा ये प्रायोजित आंदोलन चलाया गया था। हमारे किसान भाई हरियाणा के भोड़े हैं, वो गुमराह हुए। जांगड़ा जी, देश विरोधी ताकतें थी तो उसको वापस क्यों लिया गया? नहीं, वो आंदोलन देश विरोधी ताकतों का था, लेकिन वापस से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं भरे मन से ये वापस ले रहा हूँ। मैं अपने किसान भाइयों के ऊपर, ये कोई थियानमन चौक नहीं है, यहाँ कम्युनिस्ट सरकार नहीं है, ये लोकतांत्रिक सरकार है, और हम अपने किसान भाइयों पर कोई बल प्रयोग नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हालांकि आपने देखा होगा लाल किले के ऊपर किस तरह से खालिस्तान समर्थकों ने वहाँ पर तलवारें लहराई। वो क्या थे? वो देश विरोधी नहीं थे, और क्या थे वो? किस तरह से एक नौजवान की लाश करके, उसको टुकड़े टुकड़े करके, और वहाँ पर सिंधु बॉर्डर के ऊपर उसकी लाश को लटकाया गया। वो क्या लोग थे? उनको हम किसान कहेंगे? वो लोग हैं, फिर भी बख्श दिए। कुछ कहते हैं लोकतंत्र के अंदर ये चाइना का मार्क्सवाद नहीं है यहाँ पर कि थियानमन चौक बना के हजारों छात्रों को रोन दिया जाएगा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत जहर की घूंट पीनी पड़ती है। वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम भरे मन से ये कर रहे हैं। हमारे कुछ किसान भाई गुमराह हो गए, उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगी। फिलहाल हम इस आंदोलन को इसको कानून को वापस ले रहे हैं। नाम को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप ये देश विरोधी थे? क्या आपने कहा कि देश विरोधी आपके सामने है? जिन लोगों ने लाल किले पर तलवारें लहराई वो देश विरोधी नहीं थे तो और क्या थे? जिन लोगों ने एक नौजवान की लाश के टुकड़े टुकड़े करके सिंधु बॉर्डर के ऊपर लटका दिया वो देश विरोधी नहीं थे तो और क्या थे? देश विरोधियों को बख्श दो फिर आप। वो समय के साथ साथ बात होती है। जांगड़ा साहब, लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। हरियाणा में भाजपा और जेजेपी का जो समझौता चल रहा है, इस पे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, आप क्या समझते हैं? ये हमारा हाईकमांड का विषय है, वो क्या करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारी हरियाणा सरकार अलायंस के अंदर ठीक तरह से चल रही है। आगे क्या निर्णय करना है ये हमारी सेंट्रल कमेटी का मामला है, इसके ऊपर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। पोस्ट अलायंस होगा, यानी कि प्री अलायंस नहीं होगा? नहीं, मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी करूंगा नहीं। मैं कोई टिप्पणी, मैं आधिकारिक रूप से इसके ऊपर कोई टिप्पणी करूंगा। जांगड़ा जी, आपने सब्सिडी की आपने बात की कि सब्सिडी को हम लाठी नहीं बनने देना चाहते हैं अपाइज की, तो उसी सब्सिडी का सहारा ले लेके आपने जो सिलेंडर को 1000 से पार करवा दिया जी। आपके क्या है? सिलेंडर को 1000 से पार कर दिया जी। पहले तो सब्सिडी आ जाया करती, कुछ देखिए पड़ जाया करता। मेरी बात सुनो, पेट्रोल पदार्थों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर तय होती है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ती है उसी हिसाब से यहाँ पर बढ़ती है। प्रधानमंत्री जी जब से नरेंद्र मोदी जी सरकार आए हैं या बीजेपी कभी भी सत्ता में आई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पेट्रोलियम पदार्थों की ब्लैक मार्केटिंग ख़त्म हो जाती है। एक समय था 4 बजे हमारी माताएं बहनें लाइन में लगती थी सिलेंडर के लिए और 11 बजे उनका नंबर आता था और 11 बजे शटर डाउन हो जाता था कि आज तो ख़त्म हो गया, कल आना। और आज आप घर से फ़ोन करो और आपके घर में सिलेंडर आ जाएगा। उस समय जो लोग ब्लैक में 2-2 हज़ार का सिलेंडर खरीदते थे उनको आज भी उससे सस्ता मिल रहा है। सर कीमत कितनी होगी ये देखो ना, कितना चल रहा मर गई कीमत सर इसकी। देखिए मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पेट्रोल पदार्थों की जो कीमत तय होती है उसी आधार के ऊपर होता है। बाबा रामदेव जी छाती पीट के कहते थे कि मोदी सरकार आएगी तो पेट्रोल 35 रुपए लीटर हो जाएगा। आज पेट्रोल कहाँ पहुँच गया? तो बाबा रामदेव बता सकते हैं उन्होंने छाती पीटी थी कि नहीं पीटी थी, मेरे सामने कभी कोई बात नहीं सर, है। रामचंद्र जांगड़ा जी की ये फितरत नहीं है कि गलत को गलत ना कहें, लेकिन आप तो सब कुछ ही सही कह रहे हैं। महंगाई कितनी बढ़ी आप बताइए। चलो आज भी इन्फ्लेशन रेट
इतने बड़े कोविड महामारी के बाद मेरी बात सुनो, हिंदुस्तान का इन्फ्लेशन रेट वर्ल्ड के जो बड़ी बड़ी ताकतें, आर्थिक ताकतें बनी हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह, इंग्लैंड वगैरह, उनसे कम हमारा इन्फ्लेशन रेट है और ज़्यादा ग्रोथ रेट है। हमारा ग्रोथ रेट ज़्यादा है और आज डॉलर भी 80 पे हो गया, इन्फ्लेशन का क्या करेंगे? डॉलर भी आ जाएगा डाउन, चिंता मत करो। आज हमारी विदेशी मुद्रा भंडार सब देशों से ज़्यादा है और आज हिंदुस्तान विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। इंग्लैंड को हमने क्रॉस कर दिया। राहुल गांधी जी के बारे में आपका क्या वक्तव्य है? देखिए, राहुल गांधी आज क्या कहता है, कल उससे पूछ लो, उसी को याद नहीं रहता कल क्या कहा था। वो एक ही बारे में 10-10 बयान दे देगा, कभी तो 34 करोड़ बता देगा, अगले दिन 36 बता देगा, उसे अगले दिन 38 बता देगा, उसको खुद ही याद नहीं रहता। जांगड़ा जी, राहुल गांधी की सदस्यता जो रद्द की गई, आप उसको संवैधानिक मानते हैं? संविधान के दायरे से बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। यानी कि जो वो जायज था, जो उसने किया है वही हुआ। नाडा जी, जेजेपी का जिक्र हो रहा था, तो चलो आपने कह दिया अभी पार्टी डिसाइड करेगी। बतौर रामचंद्र जांगड़ा वो क्या सोचते हैं कि बीजेपी को फायदा किसमें है, गठबंधन रखने में है या अलग में? यही तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे। नहीं, आपका निजी विचार पूछ रहे थे। इसमें ये निजी विचार नहीं होता, ये पार्टी का सामूहिक फैसला होता है। और मेरे से अगर कोई निजी विचार पूछेगा तो ये पार्टी की मर्यादा है, मैं प्रेस में नहीं, वहाँ पार्टी की मीटिंग में ही बताऊंगा। अच्छा, आप लोग बताओ, राहुल गांधी का मुँह देगा पासा क्यों पड़े हो, इतना कितना डर लगा है? नहीं, राहुल गांधी का पीछे पड़ने की हमें जरूरत नहीं है। वो तो हम तो चाहते हैं वो सुरक्षित रहे, बढ़िया रहे, वो अपने आप ही अपना कर लेगा काम, उसको और किसी की जरूरत नहीं है। 2 दिन पहले गिराए में एक प्रोग्राम था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ एसपीटी बुरा को 40 लाख रुपए दिया आपकी सरकार ने, उसने मंच से सीधा सीधा कह दिया इस बार हुड्डा की सरकार। देखिए, हमारी सरकार की यही सबसे बड़ी खासियत है, हमने उसको खिलाड़ी के तौर के ऊपर पैसे दिए हैं, ना कि किसी कांग्रेस पार्टी के वर्कर के तौर के ऊपर। हरियाणा का नाम उन्होंने खेल में रोशन किया तो सरकार ने उनको इनाम दे दिया। हमने उनको रिश्वत नहीं दी कि तुम हमारे गुण गाना। वो चाहे विपक्ष की विचारधारा का हो कोई खिलाड़ी, चाहे हमारे पक्ष की विचारधारा का हो, हमने खिलाड़ी को सम्मानित किया है, ना कि किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इसमें फायदा ढूंढ रही है। नहीं, खिलाड़ियों को इनाम देने में क्या फायदा? उन्होंने कहा कि इस बार हुड्डा की सरकार, बीजेपी को क्या लगता है कि इससे भी उनको फायदा होने वाला है। किससे फायदा हो रहा है? इस नारे से फायदा को बीजेपी को मिलता है। नैरेटिव जो दिया गया है, कौन सा नैरेटिव? बताओ। इस बार हुड्डा की सरकार ये कह दिया, एक खिलाड़ी ने कह दिया, और इससे क्या बीजेपी को अपॉर्चुनिटी तलाश कर रही है इस नारे में? देखिए, हरियाणा प्रदेश का ये राजनीतिक इतिहास रहा है। यहाँ पर बड़े से बड़ा किसी भी नेता ने अगर कभी भी कोई जाति की बात कर दी तो वो व्यक्ति हरियाणा की राजनीति से बाहर हो गया है। कौन कौन कर रहे हैं जी? मैं बता दूं, सबसे बड़ी राजनीतिक शख्सियत अब तक हरियाणा में किसी की नहीं हुई है जिसके 90 में से 85 MLA जिस आदमी के आए हों और हिंदुस्तान के उप प्रधानमंत्री तक गए हों। उन्होंने एक बार बयान दिया था कि मैं अजगर बनाऊंगा, ऐसे अहीर जैसे जाट, जैसे गुजर और ऐसे राजपूत, बाकियों को हम अपने आप निगल जाएंगे। उसके बाद चौधरी देवीलाल हरियाणा से कोई चुनाव नहीं जीत पाए। एक चुनाव अपने जीवन में वो सीकर से जीत के आए, हरियाणा से कोई चुनाव नहीं जीत पाए वो। और मैं बता देता हूँ, मुख्यमंत्री जैसी पवित्र कुर्सी के ऊपर बैठ के भूपेंद्र हुड्डा ने जो हरियाणा में कास्टिज्म का जो जहर फैलाया और ये बयान दिया कि मैं जाट पहले हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ, मैं दावा करता हूँ भूपेंद्र हुड्डा और इसका बेटा जो अपना गढ़ मानते हैं सोनीपत रोहतक को, दोनों जगह से ये हार का स्वाद चख चुके हैं और जीवन में कभी हरियाणा की राजनीति में सर्वाइव नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है। हरियाणा की राजनीति में जातीयता का कोई स्थान नहीं है। हरियाणा की जो सामाजिक कल्चर है वो ये है कि किसान के खलिहान से बट जाता था, ये मेरे चमड़े का काम करने वाले का हिस्सा है, ये मेरे सफाई कर्मचारी का हिस्सा है, ये मेरे लकड़ी के खाती का हिस्सा है, ये मेरे लोहार का हिस्सा है, ये मेरे नाई का हिस्सा है। बाकी ढेरी बचती वो किसान के घर में जाती थी। और हरियाणा की कल्चर में नोंदा निंदार थी कि इतने मेरे निंदारी हैं, इतने वो देंगे, इतने मेरे चालू करेंगे, बाकी चाची ताई तीड़ दे देंगी, बाती भात भर देंगे, टेंशन खलास। हरियाणा जैसी कोऑपरेटिव व्यवस्था कोई संसार में कहीं नहीं थी, सामाजिक व्यवस्था। और हरियाणा में जिसने भी जाति की बात करी है
जिसने भी पृथकतावाद की बात की है वो हरियाणा की राजनीति से खदेड़ दिया गया है और इसका अंजाम हुड्डा भी भुगतेंगे। आप मुद्दा पूछ दो हो, पिछली बार तो 85 पार थी बीजेपी, इस बार कितने पार की पूजा करो बता दो। देखिए, राजनीति के अंदर संभावनाओं का खेल है ये। राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल है और बेहतर संभावनाएं की जाती हैं। उसमें अगर जनता ने कहीं हम गलती करते हैं तो उसका खामियाजी हम भुगतते हैं। मैं जो कोई कहने में संकोच नहीं है, हमारी पार्टी पूरी 75 पार होती अगर हम टिकटों में गफलत ना करते। गफलत की है, मैं मानता हूँ। मेरी टिकट कटी गोहाना से, मैं 50,000 से चुनाव जीतता। जोगीराम सियाग बरवाड़ा से हमारे कैंडिडेट थे, वो चुनाव जीतते, वो जेजेपी में जाके जीत गए। हमारे सोमवीर सांगवान दादरी से जीतने वाले कैंडिडेट थे, हमने टिकट नहीं दी, वो इंडिपेंडेंट जीत गए। हमारे रणधीर गोलन पुंडरी से जीतने वाले कैंडिडेट थे, हमने टिकट नहीं दी, वो इंडिपेंडेंट जीत गए। अगर पार्टी गलती करेगी तो उसका खामियाजा भुगतेगी। हमने गलती की है, अपने रंग में आ गए, हमने गलती की है तो हम 40 पार नहीं हो पाए। इस बार भी गफलत होगी, टूटा नहीं, पार्टी का बढ़ाई है कुछ ना कुछ। नहीं, गर्व कोई नहीं है हमारा, घमंड कोई नहीं है। गलतियों से गलती, हार या जीत दो ही चीज तो बताती है, या तो आप जीतते हैं या सीखते हैं। पार्टी में गलती, तो हमने सीख लिया आगे गलती नहीं करेंगे। पार्टी में गलती किसी ने स्वीकार की क्या? हाँ, गलती हुई थी। देखो, जब मैं स्वीकार करने लग रहा हूँ, नहीं आप तो कह रहे हो आपकी टिकट कट गई, तो आपके स्वीकार से कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मैंने स्वीकार किया ना कि हमने गलती की है। आपको तो फिर एक नवाजा गया। सर, भर्तियों में भी पीछे रहेगी सरकार, इस बार भर्तियां भी नहीं हुई। मेरी समझ में हमारे से ज्यादा भर्तियां किसी ने की भी नहीं है और इतनी ट्रांसपेरेंट भर्तियां भी किसी ने नहीं की हैं। 3.5 साल एक गरीब से गरीब, मैं हरियाणा सरकार में चेयरमैन था और वो भी आधी दूसरी है। और मेरे सामने ही HSC के चेयरमैन का मकान था, कोठी थी। हम दोनों सुबह की चाय इकट्ठे पीते थे। एक दिन हम CCTV में देख रहे थे कि बाहर कोई लड़का जो है अंदर आने की जिद कर रहा है। तो मैंने कहा भारत भूषण भारती जी से कि कोई लड़का आने की जिद कर रहा है, CCTV पे दिखाई दे रहा है, बुला लो उसको। बुला लिया उसको। वो कहने लगे, बेटा बताओ कैसे आया? बोला, जी मैं तो धन्यवाद करने आया हूँ। उसके फटे हुए जूते थे। उसने कहा कि मेरा नौकरी में सिलेक्शन हो गया, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि पिछली सरकार में 3 बार मैं क्लियर कर चुका था रिटन टेस्ट, मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, मेरे पास कोई पैसा नहीं था। आज जो ट्रांसपेरेंट जो भर्तियां हुई हैं, आज हरियाणा का नौजवान पढ़ाई की तरफ उसका रुख हुआ है। आज सारे कोचिंग सेंटर भरे पड़े हैं, वरना लोगों ने कोचिंग लेनी बंद कर दी थी। क्यों? एक 90% का बच्चा तो मुंह लटका के आए और 30% वाला सर्टिफिकेट लेके आए सिलेक्शन का। वो क्या कहे, भाई तेरा कैसे हो गया? बोला, मेरी तो बुआ संगी खडवाली ब्याह रखी थी। कहते बुआ ने संगी खडवाली ब्याह होकर रुपये हूँ, 2 क्वालिफिकेशन थी, तीसरी तो थी नहीं। नहीं, जो चीज़ व्यवस्था में की जाती है उसमें अगर ताला बनता है तो उसकी चाबी भी बनती है साथ के साथ, और चोरों भी चाबी बनाने में माहिर होते हैं। लेकिन हमने उन व्यवस्थाओं को सुधारा है, उनको पकड़ा है और उनमें बाकायदा सुधार किया है। और गरीब से गरीब घरों के बच्चे, मैं आपको दे सकता हूँ, ये आपके बहुत नज़दीक है, ये आर्यनगर नाम है, पहले कुरडी था। हाँ, 2 जांगड़ा समाज से, कुम्हार समाज से, तीनों बिल्कुल साधारण परिवार के बच्चे हैं। 2 सगे भाई हैं, तीनों अच्छी इसमें लग गए। हुड्डा सरकार में हम नहीं कर सकते थे। चाबी वाले कह रहे हैं मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बनेंगे अगली बार। देखो मेरी बात सुनो, सबको हक लोकतंत्र है। वो तो ओम प्रकाश चौटाला भी कहते हैं अब की बार इनेलो की सरकार आएगी, वो तो सबको हक है। राहुल गांधी भी कहते हैं अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा। ये लोकतंत्र है, बाबा साहब ने यही तो सुंदरता दी है। बात में दम है जेजेपी, क्या है? बात में दम लगता है जेजेपी के। ऐसा है, अपनी अपनी बात में सबको दम लगता है कि मेरी बात में दम है, लेकिन पब्लिक में क्या दम है वो पब्लिक रिजल्ट बता दे। इस बार भी गफलत होगी कि टिकटा में बीजेपी की? नहीं, और बता जाओ। आदमी मैंने कहा ना, 2 ही बात होती है, या तो जीतता है या सीखता है। तो हमने सीख ले ली है, गफलत नहीं होगी, अब गफलत नहीं होने देंगे। लोग एक और कह रहे हैं कि भी मुख्यमंत्री तो बन गए खट्टर साहब, दूसरी बार नेता नहीं बन पाए। क्यों नहीं है नेता? सारी चीजें नेता भी हैं। अभी आपके जनसंवाद कार्यक्रम चल रहे हैं, टोकन मिलते हैं, टोकन दिए जाते हैं, ये आदमी तो एंट्री होगी, ये आदमी नहीं है। ये पब्लिक जो है ना अलाउ नहीं है वहाँ। पार्लियामेंट निकल जाते हैं उनके। नहीं, एक ही जगह के ऊपर बुआनी खेड़ा में उस विधायक ने कार्ड बनवा के और वो एंट्री की थी। बाद में जब उनके संज्ञान में आया कि भाई यहाँ पर आम पब्लिक नहीं थी, तो अगले ही दिन ओपन कर दिया था।
और चौधरी धर्मवीर सिंह ने जितने भी वो जनसंवाद करवाए 2-3 हज़ार आदमी सामने बैठे थे, बिल्कुल खुले में जनसंवाद थे और वो वही प्रक्रिया चल रही है, अब खुले में हो रहे हैं। आपके नेता वही रहेंगे, इसका मतलब तो सीजन हो गए हैं। जो पार्टी फैसला करेगी। सर, किसान मुआवजे के लिए बैठे हैं, तलवंडी राना रोड के लिए जो गांव के लोग अभी तक बैठे हैं। अगर हम बात करें कर्मचारी जो है वो पुरानी पेंशन के लिए बैठे हैं, तो अब की बार बीजेपी के लिए आपको लगता है थोड़ा मुश्किल होने वाला है चुनाव जीतना, क्योंकि हर वर्ग जो है वो फिलहाल धरने पर बैठा है सरकार से परेशान होकर? नहीं, देखिए, अगर कुछ कर्मचारी बैठ गए तो हर वर्ग तो नहीं कह सकते हम, वर्ग तो बहुत ज़्यादा है कि हर वर्ग धरने पर बैठा है, बैठे ऐसा तो नहीं है। बाकी ये लोकतंत्र है, इसमें धरने, प्रदर्शन, विरोध ये चलता रहता है, होता रहता है। लेकिन जनता जब फैसला करती है, हिंदुस्तान की जनता बहुत जागरूक है, और जब वोट का फैसला करती है तो गलती करने वाले को दंडित भी करती है और सही करने वाले को इनाम भी देती है। आप तो पैदा नहीं हुए थे, लेकिन जनता पार्टी से बड़ा परिवर्तन हिंदुस्तान में उससे पहले नहीं आया था। इमरजेंसी के विरोध में, नसबंदी के विरोध में पूरा जनमानस खड़ा हुआ था, और 77 में पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो गया। लेकिन जनता ने ये देखा अपनी परख के ऊपर, अपनी कसौटी के ऊपर कि ये इस लायक नहीं है, तो केवल 2.5 साल बाद इंदिरा जी को वापस ले आए। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी बड़ी सुंदर है और जनता बड़ी जागरूक है, कहीं भी कोई भी गलती करके बच नहीं सकता है यहाँ से। आंदोलन जीवी शब्द भी सर पहले नहीं आया था, आंदोलन जीवी जो शब्द वो भी पहले नहीं आया था, वो भी आप ही लेके आए सर? नहीं, देखिए, वो तो कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि वो हमेशा इसी चीज़ में विश्वास करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की थी, तो लेकिन ये हमारा कोई नारा नहीं है, ये तो आकस्मिक टिप्पणियाँ होती हैं और कुछ होती रहती हैं। सर, आजकल डिग्री का मुद्दा उठा हुआ है, डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ। दिखा क्यों नहीं रहे? दिखा दी, वो तो ओपन हो चुकी है। अब तो बाबा साहब के जीवन पर पूछना चाहिए था आपने, कुछ गलत ट्रैक है। भारतवर्ष के सबसे बड़े डेमोक्रेसी की इस व्यवस्था को लेके आने वाले और सबसे बड़े राष्ट्रवादी और करोड़ों बेजुबान लोगों को जुबान देने वाले मूक नायक, जिनको हम बोल सकते हैं, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष और प्रखर राष्ट्रवादी नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आज 132वीं जयंती है, उनके ऊपर कोई बात करें। नमस्कार सर, धन्यवाद।